गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट द वेरियस टॉपिक्स एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डेली करंट अफेयर इज अबाउट गाजा पीस बोर्ड। तो रिसेंटली अभी थोड़े से आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थोड़ा सा न्यूज में है गाजा पीस बोर्ड, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत करते हैं वहां पे बातें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अभी कंटेक्स्ट में है क्या। तो इंडिया हैज रिसीव्ड एन इनविटेशन टू ज्वाइन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोज्ड गाजा पीस बोर्ड। एक नई इंटरनेशनल बॉडी है किसके रिगार्डिंग, टू ओवरसी सीज फायर इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस एज वेल एज रिकंस्ट्रक्शन इन गाजा। गाजा के अंदर सीज फायर का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उसका गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से रहेगा, उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल नया बोर्ड बनाया है जिसका नाम है गाजा पीस बोर्ड। एंड द यूएसए हैज आल्सो इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन दिस बोर्ड। नो डाउट इंडिया ने अभी तक इसके अंदर कोई कंफर्मेशन वहां पे नहीं दिया है, शायद ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि उसमें वहां पे आंसर शायद नेगेटिव हो, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स येट। So the Gaza Peace Board is a proposed US-led international body जिसका काम क्या है, टू सुपरवाइज द पोस्ट वॉर गवर्नेंस, रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजेशन एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इन गाजा। प्रपोज्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इनके चेयरपर्सन भी वही रहेंगे और उनके पास वहां पे वीटो पावर्स वगैरह भी रहेंगे क्योंकि इसका चार्टर भी उन्हीं ने वहां पे सेट किया हुआ है। और वहां पे क्लियर बोला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज टेन्योर एज यूएस प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यूएस के वो प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं फिर भी इसके चेयरमैनशिप डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहेगी गाजा पीस बोर्ड की। इसका मतलब ये होता है। इनविटेशन जो है वहां पे इंडिया, इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्की, कनाडा, अर्जेंटीना और ऐसे लगभग 60 अलग अलग नेशंस को वहां पे इनविटेशन दिया हुआ है। मेन टारगेट क्या है कि इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के बाद गाजा को वापस स्टेबलाइज करना, उसकी रीबिल्डिंग और गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना, और बोल सकते हैं कि एंड पोटेंशियली एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर रिजॉल्विंग द अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। फंक्शंस में वहां पे क्या रहेगा, एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वहां पे पोस्ट वॉर गवर्नेंस को सुपरवाइज किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मोबिलाइजेशन के ऊपर वहां पे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। साथ साथ सीज फायर कंप्लायंस किस तरीके से हुआ है और हमास रूल से किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, उन सब के ऊपर वहां पे मॉनिटरिंग की जाएगी। सपोर्टिंग डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। तो इस तरीके की पूरी एक बॉडी वहां पे बनाने की बात है और उसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, तो एक इट रिप्रेजेंट्स अ पैरेलल ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म आउटसाइड द zone of United Nations, raises concern about the concentration of power, sovereignty as well as conditional membership. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांचेस के ऊपर विच इज अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांचेस के ऊपर हम नई बैचेस की शुरुआत करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इस महीने भी आफ्टर उत्तरायण वहां पे शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी उसकी सीट्स जो है वहां पे फुल हो चुकी है। सो नई सीट्स नेक्स्ट मंथ वहां पे शुरुआत होगी। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है फॉर यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2, देन यू शुड एटलीस्ट रजिस्टर फॉर द डेमो लेक्चर्स। एक बार आप वहां पे आके आइए, वहां पे आप डेमो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। Right now you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on your admission. तो वहां पे एटलीस्ट एक बार आप डेमोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन वहां पे आप करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं मीडियम के हिसाब से बात करूं तो इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम, तीनों मीडियम में प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी।
for UPSC and GPSC class 1-2 examination. We only focus on higher level competitive exams of the government of Gujarat as well as union government. So वहां पे आपको बिल्कुल भी लोअर लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी. एक हायर लेवल की प्रिपरेशन विथ अ प्रॉपर गाइडेंस, अ प्रॉपर डायरेक्शन, 1-to-1 mentorship, online plus offline access, all the materials will be given by PD Gurukul. So बस आपको आपके घर से एक मोटिव के साथ यहाँ पे आ जाना है कि कुछ भी करके हमें सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, बाकी सब पीडी गुरुकुल के ऊपर वहां पे छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ पीडी गुरुकुल वहां पे संभाल लेगा. सो फॉर रजिस्ट्रेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस. तो एक बार वहां पे आइए, एक बार यहाँ पे डेमोस को अटेंड कीजिए एंड देन आफ्टर मेक योर डिसीजन रिगार्डिंग योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. चलिए लेट्स कंटिन्यू विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड. और एक और चीज कि यहाँ पे आपकी जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी एंड द नेम ऑफ द चैनल इज आल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो देयर, यू कैन जॉइन द चैनल and download this PDF which is available in both the languages. You can see that it's available in English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, you can also download this PDF. It is made in the context of prelims as well as mains examination, so you don't need to go somewhere else. You don't need to gather many more datas regarding these topics. You will get all the datas regarding your prelims as well as mains from the single PDF, right? So let's continue with Environmental Protection Fund and what is it about? तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वहां पे एक नोटिफिकेशन दी है जहां पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड जो है उसकी यूटिलाइजेशन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्ड रूल्स को वहां पे बताया है. और ये फंड जो है उसको कब बनाया गया था? ड्यूरिंग जन विश्वास एक्ट 2023. तो एक स्टैट्यूटरी फंड बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि उसके बैकअप में एक कानून वहां पे अवेलेबल है. एंड किसके लिए वाला फंड बनाया गया है? टू यूटिलाइज द पेनल्टीज imposed for violation of environmental laws for pollution control, environmental restoration, monitoring, research and capacity building. एनवायरमेंटल लॉस के वायोलेशन के ऊपर हमने जितनी भी पेनल्टीज वहां पे लगाई थी, जितनी पेनल्टीज की अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली है, उसके यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने ये वाली चीज को वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड. और अगर इस फंड के बारे में थोड़ा बहुत और वहां पे जाने तो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू द रूल्स नोटिफाइड इन जनवरी 2026 व्हिच इज राइट नाउ. It is strengthened by Jan Vishwas Act 2023, which decriminalized several environmental offences while retaining monetary penalties. वहां पे अलग अलग environmental offences को decriminalize करके उन्हें monetary policies के अंदर वहां पे convert हमने किया था. Administer कौन करेगा? That is MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Main target क्या है? तो एक चीज को यहाँ पे अश्योर करना है कि जितनी भी पोल्यूशन पेनल्टीज है उसका यूज वापस एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के अंदर ही होना चाहिए. टू एंश्योर दैट द पोल्यूशन पेनल्टीज आर रिसाइकल्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रेमिडिएशन, क्लीन टेक्नोलॉजी प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. उसके अलग अलग फीचर्स क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? तो देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये अलग अलग एक्ट के तहत अगर कोई वायलेशन होता है तो वहां से हमको मिलती है पेनल्टीज. तो एक तो पैसा यहां से आता है, सेकंड इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेज. अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर उनको कुछ ब्याज वगैरह मिलता है, तो वहां से भी पैसे आते हैं. और इसे इन पैसों को कहां पे यूज कर सकते हैं? तो देयर आर 11 एक्टिविटीज in which you can use this penalty amounts. It is pollution prevention and mitigation, remediation of contaminated sites, environmental monitoring equipment, clean technology research, IT enabled system, laboratory infrastructure, capacity buildings, etc., etc.
रेवेन्यू शेयरिंग किस तरीके से रहेगा? देखिए 75% ऑफ पेनल्टी जो है वो सीएफआई के अंदर, वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, एंड 25% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास वहां पे रखेगी। गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसा रहेगा? दैट इज अ क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ओवरसाइट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, इस फंड को ऑडिट करने का काम हमारे सीएजी करते हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल, तो ऑनलाइन पोर्टल को वहां पे डेवलप करना और मेंटेन करने का काम जो है वो किसका रहेगा? सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वहां पे वो वाला काम रहेगा। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडियन स्कीमर। और क्या है अभी इंडियन स्कीमर के ऊपर न्यूज में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विच इज नोन एज BNHS एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन दोनों ने मिलकर एक नया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च किया हुआ है। इसके रिगार्डिंग टू प्रोटेक्ट दी एंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर्स एंड इट्स ब्रीडिंग हैबिटाट्स अक्रॉस दी गंगा बेसिन। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां पे इंडियन स्कीमर्स और उनके हैबिटाट को प्रोटेक्शन वहां पे देना है, उन्हें वहां पे कंजर्व करना है। और वो कौन से वाले जोन के अंदर वहां पे पाए जाते हैं? अक्रॉस दी गंगा बेसिन, गंगा रिवर और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज का जो पूरा जोन है उसके आसपास मिलने वाले इंडियन स्कीमर्स के ऊपर ये वाला पूरा जोन है। इंडियन स्कीमर्स एक रिवराइन बर्ड स्पीसीज है विच इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीडिंग बिहेवियर of skimming the water surface with an elongated lower mandible to catch the fish. They are large or slow flowing rivers जो है with exposed sandbars and islands, वो उनका मेजर उनका हैबिटाट है। and it breeds mainly along the river systems such as Ganga, Chambal, Yamuna as well as other tributaries. नॉन ब्रीडिंग सीजन के अंदर फिर वो कोस्टल एरियाज को भी वहां पे यूज करते हैं। IUCN स्टेटस क्या है? दे आर एंडेंजर्ड, और उनकी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 3700 से 4400 तक के बीच में मानी जाती है, लेकिन उसमें से 90% जो है वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या रहेंगे? तो एक अलग तरीके का, एक बोल सकते हैं कि उसकी एक अलग तरीके की उसकी बिल मिलती है, दैट इज डिस्टिंक्टिव बिल with bright orange and with the lower mandible longer than the upper mandible. अगर आप इस इमेज को देखोगे तो फिर आपको वहां पे इजीली आपको पता चलेगा, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर उसके पंख की बात करें, दैट इज प्लमेज की अगर हम बात करें, तो ब्लैक अपर पार्ट्स एज वेल एज व्हाइट अंडर पार्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे। कॉलोनियल नेस्टर ऑफन शेयरिंग सैंडबार्स विद द टर्न्स। इंडिकेटर स्पीसीज बोल सकते हैं एक हेल्दी रिवराइन इकोसिस्टम की, और सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इट एक्ट्स एज, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट एक्ट्स एज अ फ्लैगशिप एंड इंडिकेटर स्पीसीज फॉर अ हेल्दी इकोसिस्टम, एंड दैट इज ऑल अबाउट इंडियन स्कीमर। The next topic, which is about GEI target amendment rules 2025. What is GEI? That is greenhouse gas emission intensity. So GEI, that is greenhouse gases emission intensity target amendment rules 2025, और क्या है ये exactly? The union government has notified the second round of legally binding emission reduction targets for carbon intensive industries under these rules. फाइनली यूएस यूनियन गवर्नमेंट ने सेकेंड राउंड को वहां पे नोटिफाई किया है, जो इन टारगेट्स को लीगली बाइंड करते हैं किसके ऊपर? ऑन द इंडस्ट्रीज विच आर कार्बन इंटेंसिव। एग्जैक्टली अगर इस रूल्स की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में लाए गए कुछ स्टैट्यूटरी रूल्स हैं to set mandatory sector specific greenhouse gas emission intensity reduction targets for individual for industrial entities, operationalizing India's
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, दैट इज CCTS। 2025 के 9 अक्टूबर से इसकी हुई शुरुआत, जहां में सबसे पहली बार इस तरीके के टारगेट्स वहां पे दिए गए। और टारगेट्स अगर आपको जो एक फिक्स वहां पे कोटा दिया गया है, अगर आप उससे कम एनर्जी या फिर उससे कम अगर आप एमिशन कर रहे हो ग्रीन हाउस गैसेस का, तो जो रिमेनिंग बैलेंस वहां पे कोटा बचेगा उसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं, उसको आप परचेज या सेल वहां पे उसमें डाल सकते हैं। सो कहने का मतलब, एक तो यहाँ पे बाकी सबके ऊपर एक टारगेट फिक्स होता है कि इससे ज्यादा पोल्यूशन, इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे कम एमिशन कर रहे हो तो आपके पास कुछ बैलेंस वहां पे रिमेनिंग रहेगा, विच यू कैन सेल एंड अर्न मनी फ्रॉम दैट। और गवर्नमेंट को एक अश्योरेंस क्या रहेगा कि टोटल मिला के इससे ज्यादा एमिशन नहीं होने वाला। हो सकता है कि लोग अंदर अंदर आपस में ट्रेड वगैरह करें, बट गवर्नमेंट जब ओवरऑल उसके ऊपर वहां पे मॉनिटरिंग करेगी तो एक चीज वहां पे क्लियर हो जाएगी कि एक जो सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो उसी स्पेसिफिक लिमिट के अंडर में है, उससे ज्यादा एमिशन नहीं हुआ है। और MOEFCC वहां पे एज अ मिनिस्ट्री उसके ऊपर वहां पे काम करती है। इश्यूएंस एंड कैलकुलेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट करने का काम किसका है, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। और कंप्लायंस एनफोर्समेंट और पेनल्टीज वगैरह लगाने का काम किसका है, बाय CPCB। सेक्टर्स कौन से यहाँ पे कवर किए गए हैं, तो एक तो पूरा पेट्रोलियम रिफाइनरी का सेक्टर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, प्रोसेसिंग, फाइबर, वो सारी चीजें वहां पे आ जाती है। एंड सेकेंडरी एल्यूमिनियम। लगभग 208 अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इसके अंदर वहां पे ऐड किया गया है, इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। पहले राउंड की अगर हम बात करें तो वहां पे एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर अल्कली, पल्प और पेपर को वहां पे ऐड किया गया था। अभी की अगर हम बात करें तो हमने जो आगे अलग अलग सेक्टर्स वहां पे लिखे उन सबको वहां पे ऐड किया है। टारगेट्स जो है वो दे आर एक्सप्रेस्ड एज T कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज TCO2e per unit of output, covering all greenhouse gases by global warming potential. बेसलाइन ईयर है 2023-24। कंप्लायंस टारगेट्स आर सेट फॉर 25-26 एज वेल एज 26-27। और वहां पे कार्बन मार्केट की भी वहां पे लिंकेज वहां पे दी जाती है, that covered entities are brought under India's domestic carbon market via CCTS. Incentives किस तरीके से है, entities exceeding their targets earn carbon credit certificates which can be traded or banked for the future compliance years. Penalty for non-compliance वहां पे definitely रहेगी, and environmental compensation is equals to twice the average carbon credit price of the compliance year. इंश्योर आपको डबल प्राइस वहां पे पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। That is all about that news. साथ साथ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक नया इंडेक्स भी वहां पे लॉन्च किया है, तो उसके ऊपर भी कुछ बातें हैं। दैट इंडिया लॉन्चेस रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स विच इज नोन एज RNI। अब रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है, 2026 एक नया ग्लोबल बेंचमार्क हमने लॉन्च किया है फॉर इवेल्युएटिंग द कंट्रीज ऑन एथिकल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पे इंडिया का खुद का रैंक कौन सा है, दैट इज 16th है। तो ध्यान रखना, ग्लोबल कंपोजिट इंडेक्स है जो इस बात के लिए डिजाइन किया गया है टू असेस द कंट्रीज बेस्ड ऑन एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मूविंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पावर एंड GDP सेंट्रिक मेजर्स। लॉन्च किसने किया है, इट इज अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। मीन उसका टारगेट क्या है, टू रीडिफाइन द नेशनल सक्सेस बाय एम्बेडिंग द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल कोऑपरेशन, इन सारी चीजों के बेस पे वर्ल्ड के अंदर नया एक रैंक वहां पे देना। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वहां पे 4 मेजर पिलर्स होंगे, एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग एज वेल एज इंक्लूसिवनेस, environmental responsibility, and the last one is global responsibility and cooperative environmental conduct। तो बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ पावर सेंट्रिक फ्रेमवर्क, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रिक फ्रेमवर्क।
and it integrates the governance, moral values, as well as humanitarian outcomes. It encourages the polity, introspection, and ethical benchmarking among the nations. और अगर उसके रैंकिंग के रिगार्डिंग अगर हम बातें करें तो टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पे कौन सी है? सिंगापुर इज द फर्स्ट, स्विट्जरलैंड इज द सेकंड, डेनमार्क, साइप्रस एंड स्वीडन। इंडिया का रैंक जो है वो 16 है, जहां पे ओवरऑल स्कोर 0.5515 है। और जो सबसे लास्ट है दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसका ओवरऑल स्कोर वहां पे है 0.35, रैंक है लगभग 154। इंडिया जो है वो साउथ कोरिया, थाईलैंड और किर्गिस्तान से वहां पे ऊपर है। 10 में से 9 कंट्री यूरोपियंस है, जो उनकी स्ट्रेंथ बता रही है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स के अंदर। So we can see that it introduces a normative shift in the global governance matrix, prioritizing the ethics over the dominance. And it also complements the global agendas like SDG, climate responsibility, inclusive governance, etc., etc. And that is all about this news. That is all about our daily current affair. तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ एक बार वापस वहां पे मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार करेंगे शुरुआत। थैंक यू सो मच।